गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। आज हम स्टैंडर्ड 8 में हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 8 के हिंदी सब्जेक्ट में हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री ऑफलाइन मोड में हमने उसके बारे में समझा था। आज हम वही चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है, आधे क्वेश्चन आंसर हमने ऑफलाइन मोड में कर दिए हैं, फिर भी हम फर्स्ट से जो क्वेश्चन आंसर है वो समझने का ट्राई करेंगे और एक्सप्लेन करके समझेंगे। चैप्टर 4 है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, जो उसका साहित्य प्रकार है रेखा चित्र। तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री की बात की गई थी कि लाल बहादुर शास्त्री जो पहले से ही कर्म में मानने वाले इंसान थे, यानी कि वो कर्म को ज्यादा महत्व देते थे। यानी कि उनका मानना था कि हम कर्म करेंगे तो उसका फल हमेशा मिलता ही रहेगा, यानी कि कर्म करके फल की चिंता हमें करनी नहीं चाहिए। उनका जो सारा जीवन है वो कर्म से भरा हुआ था और वो बिना किसी स्वार्थ के काम करते थे और लोगों की सेवा करते थे, इसलिए उनको निष्काम कर्मयोगी भी कहा जाता था। उसके बाद वो एक साधारण कुटुंब से यानी कि किसान परिवार से आते थे और वो वहां से आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। तो तब तक वो अपना जो स्वभाव था वो इतना सीधा साधा और सरल बनाए रखा उन्होंने। तो वही बात हमें इस चैप्टर में से सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो क्या था कर्म? यानी कि वो कर्म को ही ईश्वर मानते थे। तो ऑप्शन है ए धर्म, बी भक्ति, सी जीवन, डी ईश्वर। तो शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो राइट आंसर आएगा डी ईश्वर। सेकंड नंबर है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति डैश की है? तो किसकी है? ए बाइबिल, बी गीता, सी कुरान, डी रामायण। तो विनम्र ही यानी कि जो अच्छे इंसान है, कभी कोई घमंड नहीं करता, किसी को अपनी कोई अच्छाई पर क्या है कि अभिमान नहीं, ऐसे लोग ही आगे जाके क्या बनेंगे? महान बनेंगे। तो ये जो बात है वो किस में की गई है? तो आंसर आएगा ए बाइबिल। थर्ड नंबर है, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? ए नागपुर विश्वविद्यालय में, बी काशी विद्यापीठ में, सी मुंबई विश्वविद्यालय में, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो उन्होंने कहाँ से ली थी? तो राइट आंसर आएगा बी काशी विद्यापीठ में। आगे देखते हैं, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं, ए एपीजे अब्दुल कलाम, बी शंकर दयाल शर्मा, यही के जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है शंकर दयाल शर्मा ने, सी सरदार जैल सिंह, डी डॉक्टर राधाकृष्ण। तो भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन आएगा बी शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट है, शास्त्री कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, शास्त्री जी का जीवन दर्शन देश के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था, यानी कि वो किसमें से हमें ऐसी सीख मिलती है? तो आंसर आएगा गीता, यानी कि जो श्रीमद् भागवत गीता है वो। सेकेंड है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में देश का अनोखा समन्वय था। तो किसका अनोखा समन्वय था? तो आएगा विचारों का। थर्ड नंबर, शास्त्री जी ने देश से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो किससे प्रभावित होकर छोड़ दी थी? तो आंसर आएगा बापू। शास्त्री जी 1926 में डैश में शामिल हो गए। तो किस में शामिल हो गए थे? तो आंसर आएगा लोक सेवा मंडल, यानी कि पब्लिक कमीशन। 5 नंबर, शास्त्री जी ने अपने को कभी अपने डैश के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। तो आंसर क्या आएगा? पद। 6 नंबर, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक डैश को तरजीह दी। किसको ज्यादा उन्होंने ज्यादा महत्व दिया है? तो आएगा कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। इसमें है फर्स्ट, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि? ऑप्शन है अ वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे, ब उसके अध्यक्ष से वे बहुत प्रभावित थे, क उसमें शामिल होने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता था। तो राइट आंसर आएगा कि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। सेकंड है, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि? तो ऑप्शन देखते हैं, अ वे नमक कानून तोड़ने के आंदोलन में शामिल हुए थे, ब
उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था, और क, वे भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो क्या आएगा, नमक कानून है वो 1930 में हुआ था, किसान आंदोलन 1932 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो 1932 में जो आंदोलन हुआ था यानी कि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। आगे देखते हैं 3rd नंबर, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि, ऑप्शन देखते हैं, जनता ने इसके लिए मांग की थी, ब, राष्ट्रपति ने उनके लिए सिफारिश की थी, क, नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। तो राइट आंसर आएगा क, नेहरू जी ने इनसे इसके लिए अनुरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? तो आंसर आएगा, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और इसके प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे, यानी उनका डेडिकेशन किसमें था। सेकंड, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था, यानी कहाँ ऐसा हमें देखने मिलता है, तो गीता में। तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। नेक्स्ट है, बाइबिल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो बाइबिल की यह युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। 4 नंबर, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो क्या था कि वो क्यों इस तरह फेमस थे? तो वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे, यानी सोच समझकर काम करते थे, अधिकारों की उपेक्षा, कर्तव्यों को अधिक महत्व देते थे, यह कारण था। यानी कि वो हमेशा क्या है कि अपने पास जो राइट्स है उसका इस्तेमाल करने से ज्यादा हमारी ड्यूटी कौन सी है उसको ज्यादा वो महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस उनका उसमें था। तो यही कारण था कि वो सब इसके लिए वो फेमस थे। आगे है, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? तो कर्म के प्रति अटल आस्था और संपूर्ण समर्पण, यही जीवन का संदेश था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंचे? तो आंसर है, शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। सेकंड है, शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो आंसर है, शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य के भरोसे बैठे रहते, यानी कि सिर्फ वो भगवान में मानते हैं और काम नहीं करते, ऐसे नहीं थे शास्त्री जी कि नसीब में होगा तो मिलेगा, ऐसा उनमें नहीं था, और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। आगे देखते हैं, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो आएगा कि शास्त्री जी एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे, यही सबसे बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? तो शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी, इससे प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, यानी कि रीड क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? यानी नाम के साथ साथ कर्मयोगी क्यों लगाया है? शास्त्री जी का सारा जीवन कर्म में था, यानी कि वो हमेशा काम करते रहते थे, वे भाग्य पर भरोसा कर बैठने वालों में नहीं थे, यानी कि वो कभी भी नसीब के बल पर नहीं बैठे हैं। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथों की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था, उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना उपयुक्त है। नेक्स्ट है, शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा को कैसे पूरा किया? किस आकांक्षा को पूरा किया, कैसे? प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़ के गए थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री।
उसकी मृत्यु के बाद उसे कुशलता पूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। 3rd नंबर, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जन सेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। नाउ 4 नंबर, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो देखते हैं, शास्त्री जी के कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से। आगे देखते हैं, छात्रों के दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन। आप लोगों ने, मैंने आपको समझाया था कि वो जो डिग्री और सर्टी देते हैं उसे शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए। तो देखते हैं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं, यानी कि आप आगे जाके कोई भी बने, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी बड़े इंसान बने, पर आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आप क्या हो, कि इस देश के नागरिक हो। सबसे पहले आप इसके सिविलाइजेशन हो। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है, यानी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काफी सारे राइट्स मिले हैं, पर उसके अकॉर्डिंग हमें काफी सारी हमारी जो ड्यूटी है वो देश के लिए भी है, तो वो भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। देश में प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का उपयोग होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे, यानी कि हमें जो स्वतंत्रता मिली है उसका बुरी तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, इस इकाई से हमें लाल बहादुर जी की जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। तो लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो देखते हैं। तो उसमें है, निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है। तो उसके वो जो हमें दिया है उसे समझाना है सेंटेंस को। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था। बिना किसी फल की आशा के वो संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे। जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने का अवसर मिले, उन्होंने उनकी उपेक्षा की, यानी कि उनके बारे में नहीं सोचा, कभी स्वार्थ नहीं रखा था। फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है, उन्हें निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। नेक्स्ट है, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था। तो लिखते हैं, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें विनम्रता, सादगी और सरलता थी। इन गुणों ने इन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था। गांधी जी के एक गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी थे।
इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था। थर्ड नंबर, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम यानी मेहनत, सेवा, सादगी और समर्पण यानी डेडिकेशन का अनुपम उदाहरण है। तो उसको समझाना है। शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे। देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी। उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था। उन्होंने जो कुछ किया वो पूरी निष्ठा व लगन से किया। उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, संवाद को आगे बढ़ाइए, यानी कि हमें जो डायलॉग है उसे कंप्लीट करने हैं आगे। तो सबसे पहले है रिया कहती है गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो सुनील कहता है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। रिया कहती है गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आएगा, सुनील कहता है गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आगे देखते हैं, रिया कहती है गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो आएगा, सुनील कहता है गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। रिया कहती है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो सुनील कहता है गांधी जी वकील के रूप में मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। रिया पूछती है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? तो सुनील कहता है दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने रंग भेद की नीति का विरोध किया कि साउथ अफ्रीका में जो काले और गोरे लोगों के बीच में पार्शियलिटी होती थी, तो उनके खिलाफ उन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था और उसका विरोध किया था। रिया पूछती है दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील जवाब देता है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया पूछती है गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? सुनील कहता है गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। रिया पूछती है गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? तो उसका आंसर देता है सुनील कि गांधी जी ने 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया कहती है पूछती है कि गांधी जी चरखे को क्यों महत्व देते थे? तो सुनील कहता है कि देश की गरीबी दूर भगाने के उद्देश्य से चरखे को महत्व देते थे। आगे है, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था? तो आएगा, सन 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन किया। आगे है, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो सुनील जवाब देता है कि गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई। आगे है, परिच्छेद को रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो इसमें हमें जो पैराग्राफ में जो नीचे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स है उसके हमें सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रीढ़ की हड्डी यानी कि आएगा मेरुदंड। विद्यार्थी काल में जो मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। तो अमिट यानी कि अटल, एज इट इज। इसीलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। आधारशिला यानी नींव यानी बेस। यदि नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद मिल जाती है वही पुष्पित एवं पल्लवित खाद यानी जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ और पल्लवित यानी कि विकसित, डेवलप होकर संसार को सौरभ देने लगता है। तो सौरभ यानी कि सुगंध। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन यानी डिसिप्लिन, स्वयं एवं नियमन के यानी कि रूल्स के सांचे में ढल जाता है वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। सभ्य यानी शिष्ट यानी अच्छा। अब इसको शब्दकोश के क्रम में करते हैं। तो सबसे पहले है अटल, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट और सुगंध। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो वो जो हमें कहानी है वो कंप्लीट करनी है जो हम ऑफलाइन में सीख गए हैं, फिर भी हम एक बार पढ़ते हैं और हमने आई थिंक लेखन विकास में भी लिखी है। तो एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची
छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए, बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो लिखते हैं, एक शेर था, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। आगे क्या होता है, चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहां सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पीठ, टांगों, पेट में बुरी तरह से काटने लगी। शेर उन्हें पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़ी ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय छांटिए। आपने जो अव्यय छांटे उसका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं, आज मैंने बहुत कम खाना खाया। तो आएगा आज। तो आज पर से वाक्य बनाते हैं, हम आज घूमने जाएंगे। सेकंड है, अंजलि सोनल के आगे बैठी है। तो आगे है वो क्या है, अव्यय। तो उस पर से बताते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। थर्ड है, मीनाक्षी और शाल्वी गांव जा रही है। तो और है वो क्या है, अव्यय। राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। अरे ये क्या कर रहे हो, तो अरे है वो अव्यय है और अरे पर से वाक्य बनाते हैं, अरे यह क्या है। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखे। सबसे पहले है नमक सत्याग्रह। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाया था, इससे नमक महंगा हो गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती से दांडी की ओर कूच की। हजारों लोगों ने उनका साथ दिया। दांडी पहुंचकर और समुद्र के किनारे से नमक उठाकर उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। गुजरात के धरासना में सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में नमक का सत्याग्रह हुआ था। हिंद छोड़ो आंदोलन यानी कि वो 1942 में हुआ था। 1939 के विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर आरंभ हुआ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अंग्रेज सरकार ने भारतीय जवानों को सेना में भर्ती करके लड़ने भेजा। कांग्रेस ने इसके लिए भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की। सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। इसके विरोध में सन 1942 में गांधी जी ने हिंद छोड़ो आंदोलन शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 13, महापुरुषों और उनके नारों की जोड़ियां मिलाइए। तो सबसे पहले है गांधी जी, तो आएंगे करेंगे या मरेंगे। सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लाल बहादुर शास्त्री, तो आएगा जय जवान जय किसान। लोकमान्य तिलक, तो आएगा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जवाहरलाल नेहरू यानी आएगा आराम हराम है। क्वेश्चन नंबर 14, नामांकित कोष्टक में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 10 अमर क्रांतिकारी के नाम छिपे हैं। यदि आप अपनी बुद्धि से रिक्त स्थानों में सही अक्षर भर सके तो वो नाम स्पष्ट हो जाएंगे। जरा उठाइए अपनी कलम और इस्तेमाल कीजिए अपनी बुद्धि का। तो सबसे पहले है अजीत सिंह, जो लिखा इसमें भी फिल कर दिया है। अमीरचंद, सावरकर, यशपाल, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सैन्याल, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह और मंगल पांडे। इसमें भी आप लोगों को जो पिक्चर दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उनके नीचे उनके नाम लिखने हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिंह राव और मनमोहन सिंह। तो ये था आप लोगों का चैप्टर 4 जिसके बारे में हमने समझा। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है जहां से बाकी है वहां से आप लोगों को वर्कबुक में फिल करना है और नोटबुक में जो क्वेश्चन आंसर लिखने हैं जो मैंने आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और PDF में भी सेंड किया जाएगा। थैंक यू।